हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे टॉपिक नंबर 9.3 यानी कि गांधीयन एरा। अब यहाँ से जो हमारे मूवमेंट्स स्टार्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर फैलने वाले मूवमेंट रहेंगे। यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए वो भारत के हर आदमी तक पहुँचे और भारत का हर आदमी नेशनल मूवमेंट्स में जुड़ा। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गांधीयन एरा की, यानी कि गांधी युग की। भारत में एक टाइम चला था जहां पर सबसे ज़्यादा गांधी जी से लोग इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया, ना सिर्फ अपने थॉट्स से बल्कि अपनी सारी के सारी एक्टिविटीज़ से। देखिए, गांधी जी एक ऐसे नेता थे नेशनल मूवमेंट में जो निर्विवाद थे। उनको उतना ही सम्मान एग्रेसिव लीडर्स से मिलता था और जितना कि हमारे मॉडरेट लीडर्स से मिलता था। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं गांधी जी के बारे में बता दूं, गांधी जी वॉज स्पिरिचुअल मैन, नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। तो ये सबसे अच्छी बात है गांधी जी की कि गांधी जी आध्यात्मिक नेता थे, ना कि पॉलिटिकल। मतलब कि वो सिद्धांतवादी थे। उनका मूवमेंट में आने का एक मकसद था, वो पूरी तरह से समर्पित थे। ऐसा नहीं था कि उनके थॉट्स में कुछ और चल रहा है, उनका टारगेट कुछ और अचीव करने का है जबकि कर कुछ और रहे हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जो कर कुछ और रहे थे लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और पाने का था, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग उनसे जुड़े। सत्य और अहिंसा यानी कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, इनका यूज महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया था और जिसके कारण उनको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली थी। देखिए, महात्मा गांधी ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी तो दिलाई, साथ ही उन्होंने पूरे समाज को सुधारा था। छुआछूत के बिल्कुल वो खिलाफ थे। उनका मानना था कि सारे के सारे लोग, सारे के सारे इंसान एक हैं। और इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? जब वो खुद इस बुराई के शिकार हुए थे साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी जी के बारे में मैं आपको बताऊं, वो लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे और उसके बाद वो लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका जब गए तो वहाँ पर रंग भेद की नीति चल रही थी। मतलब कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में लोगों के साथ कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और जब महात्मा गांधी जी भी इस नीति के, इस बुराई के साउथ अफ्रीका में शिकार हुए तो अफ्रीकन गवर्नमेंट के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट महात्मा गांधी की एक फिलॉसफी डेवलप हुई, फिलॉसफी ऑफ एक्शन, इसको उन्होंने नाम दिया। और जो कि पूरी तरह से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट थी। मतलब कि वो किसी भी तरह का ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा होगी। मतलब ना तो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे जिसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही सबसे ज़्यादा फेमस हुई। इस फिलॉसफी ने, इस मेथड ने ना सिर्फ उनको साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फेमस किया बल्कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुआ, ना सिर्फ लोगों पे बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट पर। और साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल करने के बाद जब महात्मा गांधी इंडिया में आए तो इंडिया में उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियंस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, बहुत ज़्यादा हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। तो महात्मा गांधी ने अपनी फिलॉसफी को इंडिया में अप्लाई किया, जिसके बाद इंडिया में इसका नाम दिया गया सत्याग्रह। मतलब कि कुछ मत करो, किसी को कुछ दो शब्द ना बोलो, ना किसी प्रकार से किसी को हताहत करो, बल्कि चुपचाप बैठ जाओ और सत्य के लिए अड़ जाओ, अनशन करो, सत्याग्रह करो। जब वो इंडिया में आए तो उसके बाद उनकी लीडरशिप में बहुत सारे बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, जैसे कि बायकॉट ऑफ कोर्ट्स, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, डिसोबीडियंस ऑफ लॉ, स्टॉप द वर्क, बायकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, धरना ऑन लिकर शॉप्स। इस तरह के उनके मूवमेंट्स के फीचर थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मूवमेंट्स में इसीलिए जुड़ पाए क्योंकि ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट थे और इनका मकसद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना था, बस चुपचाप अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, जिससे कि किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान ना हो। देखिए, महात्मा गांधी के जितने भी जो प्रोटेस्ट थे वो पूरे के पूरे नॉन वायलेंट थे, जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता था। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इन आंदोलनों ने ना सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को बल्कि हमारे इंडिया में जितने भी कैटेगरी के लोग थे सबको प्रभावित किया। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन आंदोलनों में महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े और ना सिर्फ जुड़े बल्कि लाखों की संख्या में उनके साथ जेल गए, अंग्रेज़ों की तरह तरह की यातनाएं
है उन्होंने सही। दुबले पतले सीधे सादे नाटे कद के मोहनदास करमचंद गांधी आखिर इंडिया में महात्मा क्यों बने? उसके पीछे राज था कि वो बिल्कुल सीधे सादे वेशभूषा में रहते थे, सादगी के बेहद ज़्यादा चाहते थे और जिस भी आदमी से मिलते थे उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। क्यों कर लेते थे? उनका मिलना किसी स्वार्थ से नहीं होता था। वो लोगों से बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी थे, समर्पित थे और लोगों की परेशानियों में उनकी मदद करने के लिए अपने लेवल पर सदैव तत्पर रहते थे। पहले कुछ कहते नहीं थे कि भाई मुझे ऐसा करो या मेरा पालन करो, मेरी बात को मानो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, पहले वो करके दिखा देते थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे प्रभावित होते थे, उनका आचरण करते थे। स्टूडेंट्स, हिज लाइफ वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। पूरा का पूरा जीवन सत्य और अहिंसा पर आधारित है। महात्मा गांधी जी के मूवमेंट्स में, लगभग सभी मूवमेंट्स में हमको मोरल वैल्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सामाजिक सुधार को गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट का एक अभिन्न अंग बना दिया था, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों के जीवन को प्रभावित कर पाए। ना सिर्फ उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई बल्कि कुछ कुरीतियाँ थी हमारे देश में, उनको भी काफ़ी हद तक दूर किया। जैसे कि सबसे बड़ी हमारे देश की कुरीति थी अनटचेबिलिटी या छुआछूत की। हमारे देश में अनटचेबिलिटी इतनी बड़ी बुराई थी और अभी भी है, इंडिया के रूरल एरियाज़ में अभी भी देखने को मिलती है, जिसके कारण देश के लाखों लोग जानवरों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हुए। ये जब महात्मा गांधी ने देखा, उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरोध में अभियान चलाया। नेशनल मूवमेंट में महात्मा गांधी जी की दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए। उन्होंने चरखे को सिंबल बनाया, जो स्पाइनिंग व्हील था वो एक सिंबल था हमारे देश के रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों की तरक्की का। उनका ऐसा मानना था कि हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया और भारी संख्या में ऐसे लोग पैदा किए जो संघर्ष के लिए कूदने और जेल जाने के लिए तैयार थे। आप देख सकते हैं कि चरखे का धीरे धीरे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया नेशनल मूवमेंट्स में कि वह INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे में भी आ गया। महात्मा गांधी ने अपना पूरा का पूरा जीवन हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। वो हमेशा चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम हमेशा प्यार से रहें, भाईचारे के साथ। महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था कि इंडिया में कम्युनलिज्म इंडिया के लिए एंटी नेशनल है, इससे हमारे देश का कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। हिंदू और मुस्लिम अगर एक साथ रहेंगे तभी हमारे भारत की तरक्की हो सकती है। अगर हम दोनों आपस में ही लड़ते मरते रहे तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारा फ़ायदा उठाएगी। और कम्युनलिज्म को एक प्रकार से वो इनह्यूमन मानते थे। उनकी लीडरशिप में इंडिया में नेशनल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना, यूनिफाइड हुआ, लोग एक दूसरे के साथ आए, भाईचारे के साथ उन्होंने बढ़ चढ़कर देश के हर एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और देश की आज़ादी में एक अभिन्न हिस्सा बने। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, जिसमें जो देश जीते थे उन्होंने टर्की का जो भी एम्पायर था उसको ख़त्म कर दिया, जिसमें एक देश ब्रिटेन भी था। अब चूंकि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसने भी अपनी भागीदारी दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीतने में, तो इसीलिए जितने भी पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने अपने अपने देशों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, अपना गुस्सा दिखाया। कहीं ना कहीं जो इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडिया में प्रोटेस्ट किए। टर्की में अटैक के कारण इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेशन का सहारा लिया। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य हो गया कि अब किसी भी तरह से हम जो धरने हो रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको दबा देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। पूरे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने वाले इन सभी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में लागू हुआ था। और इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान था कि इंडिया में अब जहाँ कहीं भी कोई लोग इकट्ठे मिलेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको भी चाहेगी उसको पकड़ के जेल में डाल देगी। और कोई समय नहीं था कितने दिनों के लिए, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे उनको जेल में रखेगी, जैसी यातनाएं देना चाहेगी वैसी उनको यातनाएं देंगी। तो यही ब्रिटिश गवर्नमेंट का रॉलेट एक्ट था। अगर आपने इसे ध्यान से नहीं सुना है तो वीडियो को बैक करके इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज़ रॉलेट एक्ट।
स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी के बारे में कम शब्दों में कहना, 10 मिनट में कहना काफ़ी नहीं है। इसके लिए कई बुक्स भी लिखी गई हैं और ये हमने थोड़ा सा ट्राई किया था महात्मा गांधी जी के योगदान को समझने के लिए कि आखिर हमारे नेशनल मूवमेंट में ऐसा उन्होंने क्या किया था जिसके कारण हमने उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा। So my dear students, here we are going to stop this video. I hope you have enjoyed this video. If you haven't subscribed our channel, so first subscribe our channel and press the bell icon. Thank you very much for watching our videos.